हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आई होप आप सभी की तैयारी आपकी ईपीएफओ एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसमें इससे पहले एक पार्ट लेके आया था जहाँ पे हम लोग ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करना शुरू किया था जनरल अवेयरनेस के लिए। उसी का अगला पार्ट यहाँ पे मैं आपको ईपीएफओ एसएससी जो आपका एग्जाम है उसके लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा। तो ठीक है, आप इस सेशन को, इस वीडियो को एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है आज तक, कितनी नॉलेज आपको है। उस बेसिस पे यहाँ पे आंसर्स को करना, अगर आप मेरे से पहले कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं नीचे, जितना भी आपको पता रहेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच व्हाट ऑफ द फॉलोइंग statements is या are not correct in regards to the non cooperation movement at that time। अब यहाँ पे हमें असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में चलाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी, लेकिन ये लीडर थे किसके? कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था 1920 में। ठीक है, 1920 में इसको चलाया गया था। 4 सितंबर का वो दिन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे इस समय पे कैलकाटा में इसका सेशन हो रहा था और यहीं पे इन्होंने बोला कि हम लोग सहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करेंगे। तो इसका पहला स्टेटमेंट, पॉलिटिकल कैंपेन, ओबियसली ये कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था और एक पॉलिटिकल कैंपेन ही हुआ करता था। ये एक ऐसा कैंपेन था जहां पे हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे इसमें आंदोलन किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हारमोनी या फिर कोऑपरेशन दोनों की तरफ से देखने को मिला। यहाँ पे कोई भेदभाव उन दोनों की तरफ से देखने को नहीं मिला, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या यहाँ पे करेक्ट है, एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग हुआ करता था। अचीव्ड कम्युनल हार्मनी, बिल्कुल यहाँ पे दोनों संप्रदायों या धर्मों के लोगों ने एक साथ आकर के काम किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी भी आपको देखने के लिए मिलती है। कांग्रेस पार्टी गेन पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल, इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने पॉपुलैरिटी गेन करी लोगों के बीच में। बिल्कुल यही वो आंदोलन था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की काफी क्या हो गई थी, फेमस हो गई थी काफी सारे लोगों के बीच में। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी इसका ठीक हो जाएगा। पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स, इस पॉलिटिकल कैंपेन के बाद लोगों को एक ज्ञात हुआ कि उनके क्या क्या राजनीतिक अधिकार हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस मिली, कॉन्शियस हुए, जागरूक हुए उसके बारे में। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1920 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर यहाँ पे हुआ था, जिसके बाद ही जिसके आउटकम्स आप बोल सकते हैं, वैसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रही थी जिसमें मेजर रोल प्ले किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। इसके बाद ये काफी ज्यादा उग्र होना शुरू हो गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो कि खत्म हुआ, इट वाज कॉल्ड ऑफ बाय चौरी चौरा कांड। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी के द्वारा इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई नन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे करेक्ट है, नॉन करेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, which was the first instance of a large scale and violent rebellion by Indian sepoys against the British East India Company। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों की तरफ से सबसे पहली लार्ज स्केल वायलेंट रिबेलियन यानी कि उनका एक उग्र विद्रोह कौन था, सैनिक विद्रोह कौन सा था भारतीयों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, आपको बताना है। पहला बैरकपुर म्यूटिनी 1824, सोलापुर म्यूटिनी 1838, आसाम सोल्जर्स म्यूटिनी 1824, वेल्लोर म्यूटिनी 1806, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे काफी सारे लोग 1857 की क्रांति को बोल सकते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग क्या कर देंगे, नन ऑफ द अबव यहाँ पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहली म्यूटिनी थी जो कि उग्र थी काफी और लार्ज स्केल की म्यूटिनी थी, वो कौन सी वाली थी, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, वेल्लोर म्यूटिनी थी। वेल्लोर फोर्ट हुआ करता था जहाँ पे इसको कैप्चर कर लिया गया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे एक सिपाही म्यूटिनी चली थी 1806 में। और कब हुई थी, 10 जुलाई, यानी कि आज जिस दिन आप ये वीडियो यूट्यूब पे पाएंगे, यानी कि आज 10 जुलाई है, तो आज के ही दिन 1806 में ये वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी। यहाँ पे जितने भी सिपाही थे इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया था वेल्लोर किसको, फोर्ट को। ओके, वेल्लोर सिटी में ये हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी थी, वेल्लोर म्यूटिनी थी।
इसके ही बाद क्या हुआ था, 1857 में हुआ था कौन सा, जो 1857 की क्रांति थी वो वाली, ठीक है। लेकिन पहली कौन सी थी, ये वाली हुआ करती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बस यहाँ पे यही बताना था। Which of the following were the significance of क्रिप्स मिशन प्रपोजल? ये 4 स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि इनमें से कौन कौन से क्रिप्स मिशन के प्रपोजल हुआ करते थे, या प्रपोजल के सिग्निफिकेंस थे, कौन कौन महत्व रखते हैं उनके प्रपोजल के। सबसे पहली बात, क्रिप्स मिशन कब आया था और आया क्यों था? 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये वो पीरियड था जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को अब हेल्प की जरूरत थी, उनको लड़ने के लिए लोग चाहिए थे, हेल्प करने के लिए लोग चाहिए थे, ताकि सारे काम, मतलब जो भी है लड़ने के लिए भी लोग, सैनिक भी चाहिए उनको, उन तक सामान पहुंचाने के लिए लोग भी चाहिए। तो ये सारी की सारी हेल्प इनको चाहिए थी, और इसके लिए आते हैं किसके पास, भारत के पास, क्योंकि भारत में रूल कर ही कौन रहे थे, ब्रिटिशर्स। अभी आते हैं भारत में। जब ये भारत में आए 1942 की ये बात है, तो उस टाइम पे ये लोग लेके आए क्या, क्रिप्स मिशन प्लान भारत के लिए। और ये क्रिप्स मिशन प्लान, जो क्रिप्स मिशन आया था, तो इसका कौन कर रहे थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफोर्ड इसका नाम है, आपको ये नाम याद रखना है। तो ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इनकी अध्यक्षता में ये मिशन भारत आते हैं। अभी भारत में आते हैं और यहाँ पे कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ बैठक करते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप लोग हमें यहाँ पे हेल्प कीजिए इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए, और इसके बदले हम आपको क्या देंगे, भारत को स्वराज दे देंगे, या फिर डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जो वो चाहते हैं वो दे देंगे अपने अनुसार, वहाँ पे वो सरकार चला सकते हैं, उनको वहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे। ये सारी की सारी बात की थी, और इस शर्त के साथ ही भारत ने, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे राजी हुए थे इनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स अपने वादे से पलट जाते हैं, और जो जो प्रपोजल्स उन्होंने दिए थे उसमें से वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और इन सब का खामियाजा हमें 1947 में देखने को मिलता है कि हमारा देश 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है आज़ादी के साथ साथ। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इंडियाज राइट टू बी डोमिनियन। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, फॉलोइंग व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशंस प्रपोजल। जो प्रपोजल था उसके सिग्निफिकेंस बतानी है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी है। अब ये यहाँ पे ध्यान नहीं रखना कि ये चीजें इन्होंने सच में करी कि नहीं करी, नहीं, जो प्रपोजल था उस प्रपोजल की सिग्निफिकेंस बतानी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इंडियाज राइट टू बी अ डोमिनियन, ये सही, बिल्कुल सही है। इंडिया कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविंसेस टू बी अ सेपरेट यूनियन टर्न्ड आउट टू बी अ मॉडल फॉर द कंट्रीज पार्टीशन इन 1947, ये भी सही है। जो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि प्रोविंसेस को आज़ादी देंगे, ये मतलब यूनियन, जो यूनियन है उससे अलग करके क्या करेंगे, उनको आज़ादी देंगे। तो ये बाद में क्या हुआ, 1947 के टाइम पे भारत की आज़ादी के साथ सेपरेशन को इसने लीड किया, ठीक है। उसके बाद अगला है, द राइट टू सीट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इंडिकेटेड फुल सोवरेंटी एट अ लेटर स्टेज। मतलब जो कॉमनवेल्थ है, जो मतलब कॉमनवेल्थ मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के कॉलोनी हुआ करते थे उन सभी का एक ग्रुप, तो उससे हटने का जो राइट है, उससे सीट करने का जो राइट था, इंडिकेटेड फुल सोवरेंटी, उसका मतलब ये था कि वो आगे जा करके हमें कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से सोवरेंटी हमें प्रदान करेंगे, मतलब हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होगा, हम अपने नज़रिए से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये होगा आगे आ करके। तो ये चारों प्रपोजल्स, जो प्रपोजल थे उसके अनुसार ये चारों चीज़ें वहाँ पे निकल के आती हैं कि डोमिनियन स्टेटस हमें हाल ही में देंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी यहाँ पे हुआ था, जो यूनियन से सेपरेट करने की बात की गई थी इनको, प्रोविंसेस को, उसी ने कहीं ना कहीं लीड किया आगे जा करके 1947 में सेपरेशन को। और कॉमनवेल्थ से सीट करने का जो राइट था, दैट इंडिकेटेड सोवरेंटी एट अ लेटर स्टेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ऑल द 4 वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिप्स मिशन प्रपोजल, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये क्रिप्स मिशन वाला क्वेश्चन इससे पुरानी वाली जो पहले वाली वीडियो थी वहां पे भी हमने किया हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। Which of the following statements are correct in regards to विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के संबंध में इन 3 या 4 जितने भी स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा सही आपको बताना है।
विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ इंडिया का एक हिंदू साम्राज्य हुआ करता है, विजयनगर एम्पायर, जिसको कि 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी 1336 में, जाहिर सी बात है उस समय पे भारत में यानी कि दिल्ली में रूल चल रहा था सल्तनत रूल। उस समय पे मुगल रूल नहीं था, 1526 के बाद मुगल रूल आता है, लेकिन 1336 में क्या आता है आपका सल्तनत रूल आता है। तो यहाँ पे कौन बादशाह वगैरह कोई नहीं थे, यहाँ पे कौन हुआ करता था उस टाइम पे, सुल्तान हुआ करता था। और वो सुल्तान कौन था, मुगल सॉरी वो दिल्ली सुल्तनत का सुल्तान कौन था, MBT। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता है भारत का इंसेन रूलर, यानी कि एक पागल राजा कहलाता है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ करता, जो फैक्ट था कि ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, ठीक है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था, लेकिन जहाँ पे ये रूल कर रहा था उसकी जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो कुछ भी बोला करता था वो जो इम्प्लीमेंट करने जाता था तो इम्प्लीमेंट में कुछ ना कुछ कमी हो जाती थी, और जिसकी वजह से इसके इरादे ठीक होते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो चीज़ हमेशा गलत निकल के आती थी। तो इसके 5 फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से इसको इंसेन रूलर बोला जाता है। इनको हम कभी आगे पढ़ेंगे, 5 फैसले कौन से थे, डीप हो जाएगा, लेकिन ये है जिसको इंसेन रूलर यानी कि पागल राजा सुल्तान कहा जाता है, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। तो इस विजयनगर एम्पायर का एक और नाम हुआ करता था कर्नाट हुआ करता था, ठीक है, कर्नाट। आगे देखते हैं स्टेटमेंट्स। फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द फाउंडेशन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाट राज्य वॉज अनदर नेम ऑफ द विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक हो जाएगा। तो कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट इन रिगार्ड्स टू द कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ठीक है कौन से नहीं है। भारत की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके 3 फंड्स होते हैं। वो 3 फंड्स कौन कौन से होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड, और एक क्या होता है आपका पब्लिक अकाउंट फंड या कमेटी जो इसको हैंडल करती है, ठीक है, एक ही होता है। तो ये 3 फंड होते हैं। अब इसमें पूछ इसके बारे में रहे कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जो कंसोलिडेटेड फंड है ये हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 266(1) में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड है, इसके अंदर भारत के जो नागरिक हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा ही भी टैक्स पे करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे जमा होगा। उसके अलावा जितने भी इंटरेस्ट या लोन से मिलता है पैसा वो सारा का सारा यहाँ पे जमा होगा। या फिर गवर्नमेंट ने किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है तो उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वो भी यहाँ से पे किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें कॉन्टीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड के बारे में होती हैं। पहला स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और हाँ, यहाँ से जब भी पैसा निकालना है तो इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बेहद जरूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट के मेंबर्स जब इसको अप्रूवल देंगे तब जाके यहाँ से पैसा निकलेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द प्रोविजन फॉर दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 266(1), जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तो ये स्टेटमेंट भी इसका ठीक हो जाएगा। द फंड इज फिल्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोन्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यानी कि इसके स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। फॉर दिस क्वेश्चन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements. Consider the following statements in regards to the jurisdiction and powers of हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन एरिया, उसका जो न्याय करने का एरिया या फिर उसकी शक्तियाँ हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। और पूछा क्या गया आपसे, हाई कोर्ट्स आर गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाई कोर्ट इनमें से किसके द्वारा गवर्न की जाती है, 1, 2, 3, 4 यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स की जो पावर्स हैं, उसके जुरिस्डिक्शन है, उसको इनमें से कौन कौन गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, आपको बताना है। अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के बारे में कहाँ बताया गया, आपके आर्टिकल नंबर 214 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट अगर वैसे हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बनाई जा सकती है, इसका प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है।
अब देखते हैं हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, जो उसके जुरिस्डिक्शन है, उन सभी को कौन यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक, पार्लियामेंट के एक्ट उसको वहाँ पे गवर्न या कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य है, जिस राज्य की वो हाई कोर्ट है पर्टिकुलरली, वो भी वहाँ पे उसको क्या कर सकता है, उसको गवर्न कर सकता है। इंडियन पिनल कोड आईपीसी भी कर सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये भी कर सकता है, सिविल प्रोसीजर कोड वो भी कर सकता है। यानी कि सारे जितने हैं ये सारे के सारे इसको गवर्न कर सकते हैं, यानी कि ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो कि लोकसभा में होते हैं उनके बारे में। राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके बारे में सबसे पहले आर्टिकल कहाँ पे 93 में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 93 में इनके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं क्या चीज़ है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही। जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो उस लोकसभा का मेंबर होगा, उन्हीं मेंबर्स में से ही एक क्या बनता है, स्पीकर बनता है। और एज ए स्पीकर वो शपथ नहीं लेता है कभी भी, एक मेंबर होने के नाते वो शपथ ले चुका होता है। जो भी व्यक्ति उसका स्पीकर बनेगा वो लोकसभा का मेंबर होने के नाते शपथ ले चुका है, तो उसको दोबारा स्पीकर बनने के बाद शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हीं मेंबर्स के बीच में से वो निकल के आया होता है। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा, रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स, बिल्कुल सही। अगर वो उनके बीच में से ही निकल के आए हैं तो तब तक ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन के रहेंगे, जब तक कि वो लोग उस हाउस के क्या है, पर्टिकुलरली मेंबर है। जिस दिन वो मेंबर नहीं बनेंगे उस दिन वो वहां से डेमिट कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। दे हैव टू वैकेट देयर ऑफिस इफ दे एक्सीज टू बी, ये बिल्कुल अभी बोल रहा था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर हैज नॉट टू रिजाइन टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, ये भी ठीक है। इन केस अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो जब तक कि अगली मीटिंग उसकी नहीं बैठेगी उस समय तक ये इसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अगली मीटिंग मतलब जब तक कि अगला स्पीकर ना चूज किया जा सके तब तक ये यहाँ पे इसको रिजाइन करने की जरूरत यहाँ पे ऐसी नहीं पड़ती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री, अभी थोड़ा आपका करंट अफेयर्स का सवाल, अभी हाल ही में कौन से स्टेट में वन टैप वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए वन टैप वन ट्री ये कैंपेन है क्या। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो जो भी स्टेट है इसकी गवर्नमेंट चाहती है हर घर जल पहुंचाना, और उसके लिए हर घर में टैप कनेक्शंस होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे वाटर जाना चाहिए टैप के माध्यम से, यानी कि वो उनको पोर्टेबल वाटर देना चाहते हैं जो कि पीने योग्य पानी होगा। अब इसके लिए रूरल एरियाज में खास कर ये बात की जा रही है, ग्रामीण इलाके के लिए ये है। तो यहाँ पे हर रूरल हाउस होल्ड को एक टैप कनेक्शन दिया जाएगा, और उस टैप कनेक्शन के साथ वहाँ पे उनको सैपलिंग्स भी दी जाएंगी। अब सैपलिंग्स क्या है, यानी कि उनको पौधारोपण के लिए पौधे वहाँ पे दिए जाएंगे, ताकि एक टैप एक ट्री का सपना साकार हो सके। वो लोग मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। हम धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट साफ हो, कार्बन एमिशन कम हो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पे एक टैप कनेक्शन दिया जाएगा उसके साथ साथ एक सैपलिंग भी उनको दी जाएगी, ताकि वो बाद में बन जाए, वहाँ पे ट्री बन जाए। तो इसके लिए 1 जुलाई से ये स्टार्ट कर दिया गया है, और एक हफ्ते में, एक वीक में 5 लाख ट्रीज को या सैपलिंग्स को देने का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। और किस गवर्नमेंट की बातें हो रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ये किया है वन टैप वन ट्री कैंपेन, जिसके तहत एक टैप कनेक्शन के साथ एक सैपलिंग वहाँ पे उनको दी जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले क्या चला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, इसको भी यहाँ ये स्कीम भी यहाँ की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के कौन है, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, और लखनऊ यहाँ की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला गया। ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI क्या होता है? ये बेसिकली कंट्रीज को रैंक करता है कि उनके यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के करंटली क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी को कैसे कंज्यूम करते हैं, उस आधार पे कंट्रीज को रैंक करता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो उस आधार पे अभी हाल ही में इंडिया की रैंक क्या दी गई है? 67, 68, 69, 70th या 17th। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67th हो जाएगा। ठीक है, 67th हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिसेंटली रिलीज्ड, ये तो बता दिया। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 67th है पोजीशन यहाँ पे। तो हाईएस्ट या टॉप मोस्ट कंट्री है दैट इज स्वीडन। टॉप कंट्री है जिसने इसको लिस्ट को टॉप किया है। टॉप 5 कंट्रीज इंक्लूड डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये चारों कंट्रीज तो एक ही साथ में आपको देखने को मिलेंगी। स्विट्जरलैंड नीचे देखने को मिलेगा। तो ये कंट्रीज ने यहाँ पे टॉप किया है। दिस टाइम अ लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज हैज बीन इश्यूड। 120 कंट्रीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया है इसमें। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1971। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 24 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु लॉन्च द PM किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। अभी हाल ही में PM किसान ऐप लॉन्च की गई है। अब PM किसान क्या है? PM किसान एक स्कीम बेसिकली आप बोल सकते हैं। PM किसान मतलब की मतलब किसान और ये मतलब सम्मान। ठीक है, सम्मान और ये N मतलब निधि। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि के स्टार्टिंग के लेटर्स निकालो तो क्या बनता है? किसान बनता है। तो PM किसान एक निधि या एक स्कीम है जिसके तहत जो भी फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं, उनको एक साल में यानी कि 1 से 12 महीने तक बीच में उनको मिनिमम इनकम सपोर्ट वहाँ पे दिया जाता है। MIS यानी कि मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जाता है। कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये का मिनिमम इनकम सपोर्ट वहाँ पे उनको दिया जाता है PM किसान सम्मान निधि के तहत। 2019 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, उस टाइम बजट में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इस PM किसान के लिए क्या किया गया है? एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इसका मकसद क्या है? मोबाइल ऐप का मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है, लिखा भी यहाँ पे, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, यानी कि किसान जो है घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? EKYC को अपडेट कर सकते हैं। उनको बिना फेस मतलब बिना फिंगरप्रिंट दिए, बिना किसी चीज़ के डिजिटली घर बैठे बैठे वो क्या कर पाएंगे? अपना EKYC कंप्लीट कर पाएंगे ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो PM किसान ऐप अभी हाल ही में यहाँ पे क्या की गई है? लॉन्च की गई है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंट नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। अभी हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड, इसमें समझौता हुआ अभी हाल ही में। तो आर्टेमिस अकॉर्ड में क्या किया जाता है कि जो मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे उसमें ध्यान रखनी सब चीज़ें, या फिर मार्स, मून, आप कहीं भी जाओ स्पेस में तो उनको कैसे यूज़ करना है ताकि किसी और का नुकसान भी ना हो, वो अकॉर्ड्स यहाँ पे तय किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में जब मोदी जी गए थे US, तो इंडिया US के बीच ये अकॉर्ड्स को लेकर समझौता हुआ, बातें हुई, और ये समझौता किसके तहत आता है? उन्हीं का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ठीक है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम है USA यानी कि नासा का है। तो इसको रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? इंडिया ने भी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है। इसके बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इंडिया ज्वाइंस आर्टेमिस अकॉर्ड, ये तो न्यूज है ही, अभी बता दिया मैंने। ठीक है, ये तो न्यूज ही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइंड आर्टेमिस अकॉर्ड विद द नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के साथ। दिस एग्रीमेंट होल्ड्स significant importance for India to establish itself a global space power. ओके, अब आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो अभी बताया था, ये वही है। ये बेसिकली कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है
कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्या क्या कोऑपरेशन एक दूसरे को करेंगे, जितनी भी कंट्रीज रहेंगी आपस में, और मून, मार्स, कॉमेट्स, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे किस तरीके से यूज किए जाएंगे, उन सब के लिए एक अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड। किसका है ये आर्टेमिस प्रोग्राम? ये आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अकॉर्ड्स हैं, जो कि किसके हैं, नासा का प्रोग्राम है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इट एम्स टू लैंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स एंड इवेंचुअली ऑन द अदर प्लैनेट्स। ये पहला एस्ट्रोनॉट भेजना चाहते हैं मार्स में इस प्रोग्राम के तहत, और इसके बाद आगे चल करके अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं बाकी, उनमें भी अपना एक एस्ट्रोनॉट ये लोग भेजेंगे। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स को कब स्टैब्लिश किया गया था? आर्टेमिस अकॉर्ड्स वर स्टैब्लिश्ड इन 2020। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना सा। अब इसमें आगे दिखा था आपको कौन कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन इसके वर्तमान में मेंबर्स हैं, आप देख लेना यहाँ पे। द अकॉर्ड्स वर साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल स्पेस एजेंसीज ऑफ द यूएस। देखना यहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लग्जमबर्ग, इटली, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अक्टूबर 2020 में इन लोगों ने इसको साइन किया। उसके बाद यूक्रेन ने भी साइन किया इसको। उसके बाद साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, पोलैंड, मैक्सिको, इन्होंने 2021 में साइन किया। उसके बाद इजराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरब, रवांडा, नाइजीरिया और चेक रिपब्लिक, इन्होंने 2022 में इसको साइन किया। स्पेन, इक्वाडोर और अब इंडिया ने इसको साइन किया है। और कितने कंट्रीज टोटल बन चुकी हैं? 27 नेशन से बन चुकी है, यानी कि आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने वाले कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लर्न अलोंग यानी कि नासा के बारे में 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर से कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे और वीडियो जाएंगे एमसीक्यूज पे, जहाँ पे अन्य सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, यानी कि आपके बाकी बचे हुए जीए के सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, तो आपको अपनी तैयारी करनी है एंड बी 50% फास्टर। एंड थैंक यू ऑल।